महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा धमाका हो गया है। बीजेपी ने सेंधमारी करके विपक्षी एकता का खेल बिगाड़ दिया है। एक बार फिर से एनसीपी नेता अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को धोखा दिया और जाकर मोदी सरकार में शामिल हो गए। 5वीं बार अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं और अब शिंदे सरकार के पास 2 डिप्टी सीएम हैं, एक फडणवीस जो कि बीजेपी के नेता हैं और दूसरे अजीत पवार। अब अजीत पवार ये भी कह रहे हैं कि असली एनसीपी मेरी है, शरद पवार की नहीं। और अब विपक्ष बीजेपी पर यह आरोप लगा रहा है कि पहले तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर सरकार ने एनसीपी नेताओं को परेशान किया और अब उन्हीं नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया है। तो अब बीजेपी की इस वॉशिंग मशीन में सारे भ्रष्टाचार के इनके चार्जेस धुल जाएंगे। तो आखिर किन कारणों से टूटी एनसीपी और क्यों बीजेपी पर ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं? अब क्या शरद पवार का भी हाल उद्धव ठाकरे जैसा हो जाएगा? और अब 2024 से पहले विपक्ष को इस घटनाक्रम से क्यों बड़ा झटका लगा है? और जब 2019 में ऐसा ही महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया था तो तब क्या हुआ था? समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स। पहला है कि महाराष्ट्र में किन कारणों से टूटी एनसीपी। अब देखिए 2 जुलाई 2023 रविवार का दिन लगभग 12:30 बजे खबर आती है कि महाराष्ट्र में 3 अलग जगह बैठक चल रही है, एक शिंदे के घर, एक फडणवीस के घर और एक अजीत पवार के घर। अचानक ये तीनों नेता अपने सारे नेताओं के साथ राजभवन पहुंच जाते हैं और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो कि डिप्टी सीएम बन गए हैं अजीत पवार। एनसीपी के 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और ये सारा मामला शिंदे और फडणवीस की मौजूदगी में हो जाता है। तो आखिर सवाल यही है कि क्यों ऐसा हुआ कि शरद पवार से बगावत कर ली अजीत पवार और उनके सारे नेताओं ने। खबरों और सूत्रों की माने तो पहला कारण है राहुल गांधी। ये सभी नेता जो बागी हुए हैं वो शरद पवार के विपक्षी बैठक में शामिल होने से नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि शरद पवार राहुल गांधी के साथ स्टेज शेयर करें, लेकिन शरद पवार ने एक तरफा फैसला लिया और जाकर बिहार में 25 जून को ही विपक्षी बैठक में शामिल हो गए। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही ये चर्चा हुई कि राहुल गांधी विपक्षी एकता का चेहरा बनेंगे तो अजीत पवार को गुस्सा आ गया और ये कदम उन्होंने उठा लिया। एनसीपी नेताओं की नाराजगी राहुल से इसलिए है क्योंकि राहुल अक्सर सावरकर पर आपत्तिजनक बयान करते रहे हैं और एनसीपी वाले सावरकर को देवता मानते हैं। तीसरा है सुप्रिया सुले। 10 जून को शरद पवार ने एनसीपी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान किया, एक अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बनाया और दूसरा प्रफुल्ल पटेल को। इससे भतीजे अजीत पवार को झटका लगा। अब तो शरद पवार के पास उनकी बेटी ही कार्यकारी अध्यक्ष रह गई हैं, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल भी आज अजीत पवार के पाले में नजर आए। दूसरा है कि विपक्ष बीजेपी पर ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल के क्यों आरोप लगा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहले तो आप जयराम रमेश का और अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट देखिए। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि ये साफ है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। आज महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुए नेताओं में से कई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारी उनके पीछे पड़े थे, अब उन सभी को क्लीन चिट मिल गई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, उन पर सीबीआई, ईडी की रेड करते थे, आज उन्हें अपनी सरकार में शामिल कर लिया। शर्म नहीं आई प्रधानमंत्री जी? तो जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, उनका मतलब होता है सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लूंगा। इसके बाद शरद पवार ने भी कहा कि अब महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, एनसीपी नेताओं से ईडी के चार्जेस हट जाएंगे थैंक्स टू पीएम मोदी। पर विपक्ष ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है? समझिए, एनसीपी के 3 नेता जो एनडीए में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ ईडी के केस चल रहे हैं। पहले हैं खुद अजीत पवार, जिन पर कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, इरिगेशन स्कैम का मामला है। 2019 में जब अजीत पवार बीजेपी के साथ जुड़े तो उनको क्लीन चिट मिल गई, पर जब वापस बीजेपी छोड़ी तो बीजेपी के नेताओं ने ही वापस से जांच की मांग उठानी शुरू कर दी। दूसरे हैं हसन मुशर्रफ, जिन पर ईडी के आरोप हैं शुगर फैक्ट्री में भ्रष्टाचार के। मामला अभी तक चल रहा है। उन्होंने पहले बीजेपी पर आरोप भी लगाए थे कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तीसरे हैं छगन भुजबल, जिन पर आरोप है कि जब वो पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में घपला किया था। छगन भुजबल भ्रष्टाचार के केस में 2 साल की जेल भी काट कर आ चुके हैं। अब बात करते हैं एनसीपी नेता अदिति तटकरे की, जो कि शिंदे सरकार की पहली महिला मंत्री बन गई हैं। अदिति एनसीपी सांसद सुनील तटकरे की बेटी है। सुनील तटकरे के ऊपर भी एसीबी ने आरोप लगा रखे हैं भ्रष्टाचार की, जिसकी जांच अब तक चल रही है। तीसरा है कि क्या जैसा हाल बीजेपी ने उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना का किया,
वैसा ही हाल अब शरद पवार और उनकी एनसीपी का होगा। इस पॉइंट से समझिए। खबरों के मुताबिक अजीत पवार के साथ एनसीपी के 40 विधायक हैं। अजीत का दावा है कि असली एनसीपी हमारी है, पूरी एनसीपी ने एनडीए के साथ हाथ मिलाया है। इस पर शरद पवार का पलटवार आया कि मैं फिर से पार्टी को खड़ी करूंगा, जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और कुछ दिनों में सब क्लियर हो जाएगा। याद कीजिए कि कैसे बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी शिवसेना छीन ली, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी बदल दिया। अब एक शिंदे गुट की शिवसेना है और एक है उद्धव गुट की शिवसेना यूबीटी। तो क्या शरद पवार की भी एनसीपी ऐसे ही उनसे छिन जाएगी? 2022 में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जिसमें उद्धव की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी शामिल थे। जून 2022 में शिवसेना में बगावत हो गई। शिंदे के साथ 15 विधायकों ने उद्धव को छोड़ दिया। शिंदे ने कहा कि उद्धव के पास अब बहुमत है ही नहीं, हम लोग असली शिवसेना हैं। राज्यपाल कोश्यारी ने उद्धव पर फ्लोर टेस्ट बुलाया और बहुमत साबित करने को कहा, लेकिन फ्लोर टेस्ट के पहले ही उद्धव ने अपना इस्तीफा दे दिया। एमवीए सरकार गिर गई और फिर शिंदे ने बीजेपी के फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना दी। शिंदे बन गए सीएम और फडणवीस बन गए डिप्यूटी। चौथा है कि 2024 से पहले इस पूरे सियासी भूचाल से विपक्षी एकता को कैसे झटका लगा। महाराष्ट्र के सियासी भूचाल से विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका लगा है। 25 जून को बिहार में विपक्ष की महाबैठक हुई थी, जिसमें लगभग पूरा विपक्ष पहुंचा था, जिसमें शरद पवार भी आए थे। ये तय हुआ था कि पूरा विपक्ष एक साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा और सीट फॉर्मूले पर बात अगली विपक्षी बैठक में होगी। अभी अगली बैठक की तारीख निकली 13-14 जुलाई और वो बेंगलुरु में होनी है, पर अब इस बैठक से पहले ही खेल हो गया है। अब पहले शरद पवार को अपनी ही पार्टी एनसीपी के लिए भतीजे अजीत पवार से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो सोचेंगे विपक्ष के साथ लड़ने की। इसके चलते बीजेपी ने विपक्षी एकता पर पहली सर्जिकल स्ट्राइक तो कर दी है। केजरीवाल ने भी क्लियर कर दिया है कि जब तक कांग्रेस उनको अध्यादेश वाले मामले पर सपोर्ट नहीं देती है, तब तक वो विपक्षी एकता का साथ नहीं देंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा गर्म है। मोदी सरकार यूसीसी कानून लाना चाहती है, पर विपक्ष इसके खिलाफ है। लेकिन आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे ने यूसीसी पर अपना समर्थन दिया है, कुछ शर्तों के साथ। अब यूसीसी के मुद्दे पर भी विपक्ष बिखर सकता है। वहाँ ममता बनर्जी और कांग्रेस में भी तनातनी जारी है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि कैसे विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एक हो पाएगा। और पांचवा है कि 2019 में जब ऐसा ही भूचाल आया था महाराष्ट्र में, तब क्या हुआ था। ये 2019 महाराष्ट्र चुनावों के नतीजे। कुल सीटें हैं महाराष्ट्र में 288, बहुमत का आंकड़ा है 145, बीजेपी ने जीती 105, शिवसेना ने जीती 56, कांग्रेस ने जीती 44, एनसीपी ने जीती 54 और अदर्स के खाते में आई 29। इसमें बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था तो कुल हुई 161 सीटें और कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस था तो कुल हुई 106 सीटें। आपको बता दें कि शिवसेना कहती है कि चुनावों से पहले बीजेपी और शिवसेना में एक डील हुई थी कि 2.5 साल के लिए शिवसेना का सीएम बनेगा और 2.5 साल के लिए बीजेपी का बनेगा, पर नतीजे आते ही बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और गठबंधन टूट गया। मेजॉरिटी साबित ना होने की वजह से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को धोखा देकर एनसीपी के कुछ नेताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली और पहुंच गए गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के पास। गवर्नर ने राष्ट्रपति शासन को हटाया। इसके बाद बीजेपी के फडणवीस सीएम बन गए और एनसीपी के अजीत पवार बन गए डिप्यूटी सीएम। पर क्योंकि बहुमत का आंकड़ा नहीं पार हो पाया, तो फडणवीस और पवार को 3 दिन के बाद ही रिजाइन देना पड़ा। एक बार फिर से प्रेसिडेंट रूल कायम हो गया महाराष्ट्र में। तब तक शरद पवार ने अजीत पवार को मना लिया था और जिन एनसीपी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की थी, वो लोग वापस आ गए थे। इसके बाद अपनी विचारधाराओं को ताक पर रखकर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने गठबंधन सरकार बनाई, जिसका नाम रखा गया महाविकास आघाड़ी। इसमें उद्धव ठाकरे सीएम बने और अजीत पवार एक बार फिर से डिप्यूटी। अब सवाल यही है कि एनसीपी किसकी होगी, अजीत पवार की कि शरद पवार की। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।